जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है दोस्तों अलंकार। और अलंकार में हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार के 5 हमारे भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद, इसमें से 2 भेद हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक भेद है हमारा छेकानुप्रास, दूसरा है लाटानुप्रास, तीसरा वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। इसके बाद श्रुत्यानुप्रास और 5वां है अंत्यानुप्रास। 5वां क्या है? अंत्यानुप्रास। इसमें से 6 का लाटानुप्रास हमारा कंप्लीट हो गया। यहां से आज हमें शुरू करना है। वृत्त्यानुप्रास भी हो गया ना, 3 हो चुके। चलो 3 हो चुके हैं। ये श्रुत्यानुप्रास। तो 4th क्या है? ये हमारा श्रुत्यानुप्रास। जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवर्ती हो। दूसरा, वर्णों की वह आवर्ती जो कर्णप्रिय हो। कर्णप्रिय मतलब कानों को अच्छी लगे, कानों को मधुर लगे, कानों को मधुर लगे, वो क्या कहलाते? श्रुत्यानुप्रास। जैसे लैला तुझे लूट लेगी
तो लिख कर ले। पके पेड़ पर पका पपीता। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो ये क्या है जी, इसमें ले वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसमें पे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और इसमें च वर्ण की। और वो आवृत्ति आपको क्या लग रही है, कानों को प्रिय लग रही है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा हमने, कर्ण प्रिय। जी आज की, हाँ आज की क्लास के बाद नोट्स की कैटेगरी में इसके नोट डलवा दें। तो यहां आपको ध्यान रखना है, श्रुत मतलब होता है सुनना। इसमें शब्द क्या है, श्रुत, जिसका अर्थ क्या होता है, सुनना होता है। अनुप्रास का अर्थ क्या होता है, अनुप्रास का अर्थ होता है आवर्ती। अनुप्रास का अर्थ क्या होता है, आवर्ती होता है। तो यानी कि जो आवर्ती कानों को सुंदर लगे, वर्णों की वे आवर्ती जो एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण हो, या फिर वर्णों की आवर्ती जो कानों को प्रिय लगे। दोनों में अंतर क्या है, वर्त्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास में, उसमें वो कर्ण प्रिय नहीं होती। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, वो कानों को अच्छी थोड़ी लग रही, लेकिन लैला तुझे लूट लेगी तो लिख के ले ले, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर, इनको सुनने के बाद आपकी हंसी छुटती है, मुस्कान आती है चेहरे पर। क्यों, क्योंकि ये कर्ण प्रिय है, कानों को अच्छी लगती है। इसीलिए ये क्या कहलाए आपके, श्रुत्यानुप्रास। पांचवा अंत्यानुप्रास। जहां किसी पंक्ति, वाक्य, गीत के अंत में समान मात्रा व समान वर्ण की आवर्ती हो, वो क्या कहलाता है, अंत्यानुप्रास। जिस पंक्ति या वाक्य के अंत में तुकांत हो। तुकांत किसे कह रहे हैं, समान मात्रा समान वर्ण। जैसे लगा दी किसने आकर, लगा दी किसने आकर यह आग।
लगा दी किसने आकर यह आग, कहाँ था तो, कहाँ था तो, कहाँ था तो, कहाँ था तो संशय के ना लगा दी किसने आकर, किसने आकर यह, लगा दी किसने आकर यह आग। तो यहां ही आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या है जी, समान मात्रा आपकी आ इसमें, और समान वर्ण इसमें क्या है जी आपका गे। तो जहां समान मात्रा आपकी किसकी है, आ की है, तो यहाँ नाग और आग आपके तुकांत शब्द हैं। इनको क्या बोलते हैं, तुकांत शब्द, क्योंकि दोनों में समान मात्रा समान वर्ण है, समान मात्रा आ की है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, तो रानी और पानी क्या है, तुकांत है। ठीक है जी। गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागो पाए, पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, इसमें भी तुकांत है। रईमन पानी राख ये बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उबे मोती मानुष चोन। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है समान, यहाँ पे आ की मात्रा है समान, यहाँ पर नए वर्ण है दोनों में से, यहाँ पर क्या है आपका, इसमें भी आ है इसमें भी आ है, और दूसरा क्या है यहाँ ये। तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो ये तुकांत है, समान मात्रा समान वर्ण है, इसमें भी समान मात्रा समान वर्ण है, इसमें भी समान मात्रा और समान वर्ण है। समान वर्ण कौन सा है आपका न। तो जब भी किसी पंक्ति के अंत में इस तरीके से तुकांत हो, समान मात्रा समान वर्ण की आवर्ती हो, तो वो क्या कहलाता है, अंत्यानुप्रास। अंत्य का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अंत्य का मतलब हो गया अंत में, जहां अंत में आवर्ती हो, और अंत में आवर्ती किसकी हो, समान मात्रा और समान वर्ण की, तो उसको क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास। क्लियर। तो अगर अनुप्रास के 5 भेद आपको क्लियर हो गए हो, ये समझ में आ गए हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक क्लियर है सारी चीज। जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में शब्दालंकार का दूसरा भेद है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार कहां होगा, जहां युग्मक हो, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ ही यही है, जहां जोड़ा हो। तो यमक का अर्थ क्या है, युग्मक या जोड़ा। यमक अपभ्रंश भाषा का शब्द है, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, युग्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं। जहां शब्द जोड़े या युग्मक के रूप में उपस्थित होकर अलग अलग अर्थ प्रकट करे, वो क्या कहलाता है,
यमक अलंकार। दूसरा, जहां शब्द सम संख्या, जहां शब्द सम संख्या 2, 4, 6 के, जहां शब्द सम संख्या 2, 4, 6 के रूप में 4, 6 के रूप में आवर्ती करें, वो भी क्या कहलाते हैं? यमक अलंकार। वो क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। तीसरा, जहां कोई शब्द युग्म, जहां कोई शब्द युग्म योजक चिन्ह, जहां कोई शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ आकर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वो क्या कहलाता है? यमक अलंकार। कई बार स्टेटमेंट भी पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जी, पहला काम स्टूडेंट का क्या होता है? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए उसी साल जिस साल आप पढ़ते हो, पहला काम होता है आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस कहाँ से पता चलेगा आपको? मेन साइड से, जिसका फॉर्म या तो आप भर चुके हो या फिर भरने वाले हो। अगर भरने वाले हो तो उसकी मेन साइड पे सिलेबस पर रहता है, और उसको अपनी हैंड राइटिंग से 4 बार लिख के चारों दिशा में लगाना होता है। जहां आप बैठ के पढ़ते हो, सामने, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और इसके बाद में एक अपने जेब में, अपने बैग में, ताकि आप कहीं इधर उधर जाओ तो ये उस पर विवेचना कर पाओ, समीक्षा कर पाओ, एनालिसिस कर पाओ, ऑब्जर्वेशन कर पाओ कि मेरे ये टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ये वाले बचे हैं। ये होता है किसी भी सरकारी नौकरी लेने वाले पहला काम किसी भी स्टूडेंट। दूसरा काम ये होता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं, मैं सिर्फ केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर चाहे वो आपका प्यार दोस्तों जीएस वाला सेक्शन हो, मैथ वाला हो, रीजनिंग वाला हो, या बाकी कोई सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा हो, तो उन सब में ये काम करना होता है कि अपनी हैंड राइटिंग में, बेशक आप प्रिंट निकाल लो, उसका इतना फायदा नहीं है, कि जब तक उस सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज 4 बार अपने हाथ से नहीं लिख लोगे। 4 बार अपने हाथ से लिखने का पर्पज क्या है? कि जब 4 बार लिखोगे तो आधे से ज्यादा चीजें आपकी मेमोरी में सेव होगी, आपके ब्रेन में वो चीजें सेव होगी, आपको पता होगा कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस का हिस्सा है कि नहीं है। ठीक, दूसरा काम होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ज्यादा पुराने नहीं देखने, 5 साल के अंदर के, कि किस साल, अब मान के चलो कि मैं यूपीएसआई की बात करूं तो 2017, 2021, उससे पहले देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड अलग था पूछने का। फिर उसमें ये देखना चाहिए कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है। अगर एग्जाम आपका ऑनलाइन हो रहा है तो क्वेश्चंस की वेराइटी उसी तरह की आएगी जिस तरह पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, कुछ भी ज्यादा बड़ा चेंज होने वाला नहीं है। अगर एग्जाम आपका पहले ऑफलाइन हो चुका है, अब ऑनलाइन हो रहा है, तो फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिलेबस के टॉपिक तो सेम होंगे, लेकिन क्वेश्चंस के पूछने का तरीका डिफरेंट होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में क्वेश्चंस की वैरायटी अलग होती है और क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग होते हैं। तो अगर जिस मोड में पहले आपका एग्जाम हुआ, ऑफलाइन हुआ तो ऑफलाइन हो रहा है, तो उस पेपर को प्रीवियस को जरूर देखना होता है कि किस टॉपिक का कितना रोल है, कहां से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी हमारे पिछले क्वेश्चन पेपर में आई थी। ये होता है किसी भी सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट का दूसरा काम। और तीसरा काम होता है कि वे सारे के सारे टॉपिक और सब टॉपिक आपको डिटेल में लॉजिकली बिना रट्टा मारे समझने हैं।
और उस समय आपको न तो चीजों को नोट करना होता है, केवल आपको समझ बढ़ानी होती है। क्योंकि नोट करने के लिए ये सारी पीडीएफ आपके पास तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम ना हो। ये सारी स्लाइड, ये सारी क्लासें आपके पास तब तक रहेगी जब तक आपके कोर्स की 1 साल की वैलिडिटी समाप्त ना हो जाए। अब इन दोनों में से जो भी पहले होगा, इन दोनों में से जो भी पहले होगा, या तो आपका एग्जाम पहले हो जाए, उसके बाद ये सारी की सारी गायब हो जाएगी, ठीक है, या आपको इस कोर्स को लिए हुए 1 साल हो जाए। क्योंकि हमारे तमाम कोर्स की जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो 2 होती है, या तो 1 साल तक या फिर टिल एग्जाम तक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका तीसरा काम है जो चल रहा है। अब इससे पहले आपने 2 काम किए कि नहीं किए, एक बार अगर किए हैं तो कितने बच्चों ने किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप अपना सिलेबस निकाल के अपनी हैंड राइटिंग से सिलेबस लिख चुके हैं, तो जो भी बच्चे ऐसा कर चुके हैं वो सारे बच्चे एक बार ओके करें। इससे पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन 2025 में हो रहा है या 2027 की आपकी तैयारी चल रही है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों काम कर लिए हैं? आपने सिलेबस भी अपने हाथ से लिख लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने प्रिंट निकाला और चिपकाया, उसका उतना फायदा नहीं है। इतना फायदा हाथ से, बख्तम से लिखतम बड़ी होती है, ये हमारे बुजुर्ग बता के गए हैं हमें, ठीक है। और उनके पास अनुभव रूपी ज्ञान था। उनके पास क्या है? अनुभव रूपी ज्ञान था। और वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। किताबों से जो आप पढ़ते हो वो केवल इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं। ज्ञान और सूचना में अंतर है। अभी तक ज्यादातर बच्चे सूचनाओं को इकट्ठा करने में लगे, जिनको पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, दूसरे के बनी बनाई खीर खानी है जिसको, वो केवल सूचनाएं इकट्ठे कर रहे हैं। उनके पास केवल इंफॉर्मेशन है। और जो सूचना इंफॉर्मेशन होती है वो 10 दिन, 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद में वो चीजें भूल जाते हैं लोग। ये आपको ध्यान रखना है, वो चीजें भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है? ज्ञान, नॉलेज। और नॉलेज कैसे होगी? जिसमें आपका खुद का एफर्ट्स होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है आप, ठीक है जी। चलो, तो इसके साथ साथ तीसरा काम आपका चल रहा है ये। इसको करते समय आपके दिमाग में अगर दाएं बाएं की चीज आ रही है, सर जी मुझे पीडीएफ दे दो, ठीक है, सर जी मेरी हिंदी समझ में आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है, सर जी चरण स्पर्श, गुरु भक्ति, सर जी मैं आधा सर झुका रहा हूं, सर जी, ठीक है, और इसमें गुरु भक्ति अगर चल रही है, ठीक है, या और तरह की चीजें दिमाग में आ गई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दाएं बाएं की चीजों में है, पांडे जी, ठीक है, इसमें मुझे कुछ सेकंड लगती है आईडी ब्लॉक करने में, ठीक है, तो ये आपकी बंदर की जो प्रवृत्ति है आपकी, ठीक है, इसका इलाज है मेरे पास दूर बैठे हुए, क्योंकि टीचर होता है। तो इस चीज के लिए विशेष रूप से ध्यान रहे आपका, ठीक है। पांडे जी आप बाद में रोते फिरोगे, मैं आईडी नोट कर लेता हूं, बता देता हूं, 9024-514, ठीक है, आपको मुक्ति दे देते हैं हम इस कोर्स से, ठीक। ये भी जी दर्पण पांडे जी, कल से आप दिखाई नहीं दोगे, 1 सेकंड रुक जाओ बस। चलो जी, अब आप कहीं भी फोन करते फिर ना, कल आज तो रहोगे आप, क्योंकि चलती हुई क्लास में आईडी बंद नहीं होती है, ठीक है। तो दर्पण पांडे जी को कल मुक्ति दे दी, आराम करेंगे अभी, क्योंकि लू चल रही है, ठीक है, गर्मी के दिन है। अब थोड़ा खेतों में जाके अपने गेहूं कटवाए, ठीक है, उसके बाद में अगर फुर्सत मिल जाए, होश आ जाए आपको पढ़ने पढ़ाने के तरीके, सरस्वती की आराधना कैसे करनी होती है, तो एक बार मेरे पास कॉल कर लेना, क्योंकि मेरी बिना परमिशन के आपकी आईडी खुलेगी नहीं, ठीक है, और मैं परमिशन दूंगा नहीं। पहला ऐसा व्यक्ति मुझे मिला है, स्टूडेंट, ठीक है, जिसकी मुझे आईडी ब्लॉक करवानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लिए सारे बच्चों के कमेंट पढ़ने होते हैं। एक ही बच्चा 50 बार कमेंट भेज देगा, 10 बार भेज देगा, तो इसका मतलब आपके पूर्वज जरूर बंदर रहे होंगे, क्योंकि ये पुनरावृत्ति की जो पाई जाती है चीजें, ये बंदरों में पाई जाती है, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे जैसे थे, मुझे पूरा विश्वास है। बेशक मैंने बहुतों को देखा नहीं, लेकिन ये विवेक शक्ति है, ये लॉजिक है, तर्क है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वजों को पहले पूंछ थी, सींग थे,
और फिर ये सिंह अचानक गायब हो गई। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बताया गया कि आपके पूर्वज बंदर थे, वे बंदर आज भी मुझे दिखाई देते हैं बहुत जगह, पेड़ों पे, मंदिरों के आसपास, उनकी आज भी पूंछ है और वो उसी तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, जैसी आपको बताई गई थी। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि पढ़ते समय ये भूलना नहीं है कि हम सरस्वती की आराधना में हैं। तो सबके लिए जो है, सबके कमेंट जरूरी होते हैं मेरे तक पहुंचने में। आपको पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन सारे कमेंटों को मैं पढ़ लेता हूँ और उसी के आधार पे मुझे पता है कि हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस से ही सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने, जिनके दम पे हम सिलेक्शन लेंगे। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि तीसरा काम था आपका ये, जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, चौथा काम है आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी समझदारी है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी स्मार्टनेस, पढ़ने से ज्यादा जरूरी रणनीति, और रणनीति हमेशा जीतती है और रणनीति हमेशा हारती है। इंसान नहीं हारता, इंसान तो दोबारा फिर शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आपका तीसरा काम चल रहा है, चौथा जो आपको करना है, आपको टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाइए। 4 बार पूरी हिंदी को टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस करा चुका हूं। कई बार मैंने 60 क्वेश्चन लिए टॉपिक वाइज, कई बार मैंने 100 क्वेश्चन लिए। अगर आप एक ही टॉपिक के 150 क्वेश्चन कर रहे हो, मेरी 2 आपने सीरीज, माफी का कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आप मेरी कोई भी 2 सीरीज हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाके टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चन से ऐसा नहीं होगा जो आपके पेपर में पूछा जाए और मैंने कराया ना हो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप अपनी आंसर की खुद बनाओगे। आप आंसर की का वेट नहीं करोगे हिंदी का कि आंसर की आएंगे उससे मिलाएंगे हमारे कितने सही और कितने गलत। और जिस दिन ये लेवल आपका हो जाएगा और पढ़ने का तरीका होगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 4 महीने की तैयारी में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। और यही अंतर होता है एक सफल कैंडिडेट में और एक लगातार पढ़ते रहने वाले में, बिना सोच समझ के कि इस साल भी पढ़ रहे हैं, अगली साल भी पढ़ेंगे। इससे पहले अलंकार आप 4 बार और पढ़ चुके हो, तो अगर भी आपको फिर 4 बार पढ़ना पड़ जाए तो इसका मतलब हम पहले टाइम पास कर रहे थे। तो ये 3 कंडीशन हो गई जी आपकी। अब इसके एग्जाम्पल देख लो एक बार आप। ठीक है, क्या है जी एग्जाम्पल? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक आए, वह खाए बुराए जग वा पाए बुराए। जरूरी नहीं है दूसरी पंक्ति दे, आपको एक पंक्ति में भी पूछ सकता है। ठीक है जी। सजना है सजना के लिए तीसरा, जैसे नभ में तारे हैं कहते तुम तारे हो। काली घटा का घमंड घटा, तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती है वह तीन बेर खाती है। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है जी, कनक कनकते 100 गुणी। तो यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। इस कनक का अर्थ क्या है? कौन? इस कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। तो ये कह रहा है कनक कनकते 100 गुणी मादकता दिखाए, एक से दूसरे में 100 गुणी मादकता अर्थात नशा अधिक है। तो दोनों के अर्थ अलग हुए। तो यहां पर जो कंडीशन दी गई वो क्या है?
जहां शब्द जोड़े या युग्मक के रूप में उपस्थित हो, यहाँ जोड़े के रूप में उपस्थित हो गया जी, ये क्या है आपका, ये जोड़े के रूप में उपस्थित हो गया। क्योंकि जब भी आप दो शब्दों के बीच में हाइपन लगाते हो, योजक चिन्ह लगाते हो, तो वो जोड़ा बन जाता है। जैसे माता पिता है, ये जोड़ा बन गया। पति पत्नी, ये क्या बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। जीजा साली, जीजा साली, ये भी जोड़ा बन गया। गुरु शिष्य, ये भी जोड़ा बन गया। तो जब भी आप दो शब्दों के साथ में हाइपन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसको हम शब्द युग्म बोलते हैं, शब्दों का जोड़ा बोलते हैं। तो जब कोई शब्द जोड़े के रूप में आ जाए, युग्म के रूप में आ जाए, तो वो सारे के सारे क्या है, अगर अलग अलग अर्थ देते हैं। तो ये क्या था जी, जहां शब्द जोड़े युग्मक के रूप में उपस्थित होकर अलग अलग अर्थ प्रकट करे। तो यानी कि जोड़ा भी होना चाहिए और उन दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग होना चाहिए। जैसे इसका एक का सोना, दूसरा धतूरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यमक अलंकार का उदाहरण हो गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं, जहां शब्द सम संख्या दो बार, ठीक है, तो शब्द सम संख्या दो बार आया है। सजना है, सजना के लिए एक और दो, एक और दो। जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो, दो बार आया है। काली घटा का घमंड घटा, दो बार आया है। तीन बेर खाती है वे, तीन बेर खाती है, दो बार आया है। तो जहां शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग हो, सजना है सजना के लिए, तो ये सजना सवरना हो गया। और ये वाला सजना क्या है, ये वाला सजना वो व्यक्ति, वो प्रेमी जिसके लिए वो सज रही है। जैसे नभ में तारे हैं, ये वाले तारे स्टार है। तेते तुम तारे हो, ये वाला तारा अत्यंत प्यारा हो गया। तो इस वाले तारे का अर्थ आसमान में दिखने वाला स्टार, और इस वाले तारे का अर्थ अत्यंत प्यारा। तो दोनों क्या थे, सम संख्या में थे, युग्मक के रूप में थे। तो ये क्या था, ये जोड़ा था। ये क्या है, ये युग्मक है। जब शब्द के दोनों शब्दों के बीच में दूसरे शब्द आ जाए, ये युग्मक बने। ये भी युग्मक बना, ये भी युग्मक बना, क्योंकि इन दोनों के बीच में दूसरे शब्द आए। तो शब्द यहाँ सम संख्या के रूप में भी थे, यहाँ शब्द सम संख्या के रूप में भी थे, यानी कि दो दो बार सब में आ रहे हैं और हर बार उनका अर्थ अलग है। इसीलिए क्या कहलाए, ये कहलाए यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब काले बादल हो गए, घमंड घटा मतलब कम होना। तीन बेर खाती है, तीन टाइम, सुबह दोपहर और शाम को, वह तीन बेर खाती, यहाँ बेर का अर्थ फल हो गए। इमली खट्टी मीठे बेर, जो होली के आसपास आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सारे के सारे जो शब्द थे हमारे, वो सम संख्या में थे। सम संख्या दो बार आ जाए या फिर चार बार आए, जहां कोई शब्द युग्मक, ठीक है, योजक चिन्ह के साथ आकर भिन्न भिन्न अर्थ दे, तो ये तीनों की तीनों कंडीशन आपकी क्या हो गई, यहाँ अप्लाई हो गई। और इन पांचों के पांचों एग्जाम्पल पर, अब यहाँ पे आपको छठा एग्जाम्पल क्या है जी, आपका छठा एग्जाम्पल है आपका ये, ओ फिराक वाली, ओ फिराक वाली ये मत समझना वाली, ये मत समझना कि मैं, वो फिराक वाली ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में, मैं तेरी फिराक में हूं। मैं उसकी, वो फिराक वाली ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूं। मैं उसकी फिराक में, मैं उसकी फिराक में हूं जो तेरी फिराक में है। मैं उसकी फिराक में हूं जो तेरी फिराक में है। यहाँ पर क्या है जी, एक फिराक
दूसरा फिराक, तीसरा फिराक, चौथा फिराक। 4 सम संख्या, इन सब में 2 सम संख्या। जब कोई शब्द 2 बार आ जाए, जब कोई शब्द 4 बार आ जाए और हर बार अलग अलग अर्थ दे, तो वो क्या कहलाता है? यमक अलंकार। वो फिराक वाली, ये वाला फिराक वस्त्र है। वो फिराक वाली ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूँ। ये वाला फिराक तलाश है कि मैं तेरी तलाश में हूँ। मैं उसकी फिराक में हूँ, मैं उसकी खोज में हूँ जो तेरी फिराक में है, जो तुझे पाना चाहता है। तो वहां पे वो फिराक वस्त्र था, तो ये फिराक तलाश था, ये फिराक खोज था, जिसका अभी पता ना हो और वो बाद में चीजें उत्पन्न हो, वो खोज कहलाती है। और ये वाला अपने आप में क्या है? लक्ष्य है, ठीक है, उद्देश्य है। तो यहाँ 4 फिराक शब्द आए और चारों के अर्थ अलग अलग थे। और 4 क्या है? हमारी सम संख्याएं हैं। तो इसीलिए जहां शब्द सम संख्या 2 4 बार आए या 6 बार आज तक नहीं आया है, कोई एग्जाम्पल भी बना नहीं है, बहुत सारी शेरो शायरी के अंतर्गत तो है वो चीज। तो क्योंकि जब आप ये देखो कि जब 4 बार प्रयोग कर रहे हो तो आपको कितना लिखना पड़ रहा है, 6 बार आएगा तो आपको अलग पंक्ति लेनी पड़ेगी। और तो इसीलिए या तो एक पंक्ति लेके या 2 पंक्ति लेके ही ये अलंकार पूछे जाते हैं। तो 6 वाला कोई एग्जाम्पल अभी तक बना नहीं है, लेकिन 2 4 6 मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको सम संख्या समझ में आए कि 2 4 6 8 10 क्या होती है? सम संख्या होती है। तो यमक अलंकार प्यारे दोस्तों कहाँ होगा? यमक अलंकार वहां होगा जहां सम संख्या में कोई शब्द आवर्ती करके अलग अलग अर्थ देंगे, ठीक है। जहां कोई शब्द जोड़े के रूप में आए, अलग अलग अर्थ दे, तो वो क्या कहलाता है? यमक अलंकार। अगर यमक अलंकार समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद तीसरा क्या है जी आपका? तीसरा है आपका सलेस अलंकार। तीसरा क्या है आपका? सलेस अलंकार। कहाँ होगा जी सलेस अलंकार? सलेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना। सलेस का शाब्दिक अर्थ चिपकना। जिस पंक्ति में, जिस पंक्ति में कोई शब्द दूसरे शब्दों से चिपक कर, दूसरे शब्दों से चिपक कर भिन्न भिन्न जिस पंक्ति में कोई शब्द दूसरे शब्दों से चिपक कर भिन्न भिन्न अर्थ दे, जहां शब्द विषम संख्या, जहां शब्द विषम संख्या, जहां शब्द विषम संख्या 1 3 5 1 3 5 के, जहां शब्द विषम संख्या 1 3 5 के क्रम में, 5 के क्रम में आवर्ती करे। जहां शब्द विषम संख्या 1 3 5 के क्रम में आवर्ती करे। तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द युग्म अर्थात
जोड़े का प्रयोग नहीं होता है। जैसे रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष, मोती मानुष चून। ये आपको ध्यान रखना, ये भी पानी शब्द है, ये भी पानी शब्द है, और ये भी पानी शब्द है। तो रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। ये 1, 2 और 3, 3 क्या होती है? विषम संख्या। और जब विषम संख्या में शब्द आके अलग अलग अर्थ देता है तो वो सलेश अलंकार कहलाता है, क्योंकि सलेश का अर्थ होता है चिपकना। एक बार पानी इस पंक्ति में चिपका, ठीक है, एक बार पानी इस पंक्ति में चिपका, एक बार पानी इस पंक्ति में चिपका, और उस चिपकने के अर्थ में अर्थ क्या दे रहा है? एक बार मोती के संदर्भ में चमक दे रहा है, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत दे रहा है, और चून के संदर्भ में क्या दोस्तों? यहाँ जल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मोती मानुष चून क्या है? चमक, इज्जत और जल। तो पानी के 3 अलग अलग अर्थ हो गए। तो पानी के 3 अलग अलग अर्थ कौन से हो गए? एक तो यहाँ पर चमक भी है पानी का अर्थ, पानी का अर्थ इज्जत भी है, इज्जत भी, और पानी का अर्थ क्या है? जल भी है। तो ये जब पानी के भिन्न भिन्न अर्थ हुए, और वो भी विषम संख्याओं में अर्थ दिए, और विषम संख्याओं में ये शब्द चिपका 3 अलग अलग पंक्तियों में, तो इसलिए ये सारी की सारी कंडीशन क्या हो गई? अप्लाई हो गई। तो जोड़े के रूप में शब्द नहीं आएगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, जब वो देगा उसको अंत्यानुप्रास पूछना होगा तो अंत्यप्रास का उदाहरण होगा, जरूरी थोड़ा ही है। अरे इस पंक्ति में जो अभी यमक अलंकार में आपने की है, जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो, तो इसमें तय वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही, इसमें भी तय, इसमें भी तय, इसमें भी तय, इसमें भी तय। तो ये जरूरी नहीं है एक पंक्ति में एक ही अलंकार हो, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है, वो इसको अनुप्रास में पूछता है या यमक में पूछता है। यमक की कंडीशन ये है कि इसमें तारे और तारे के दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। और इसके बाद अनुप्रास की आवृत्ति ये है कि यहाँ तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ये जरूरी नहीं होता है किसी एक पंक्ति में केवल एक ही अलंकार हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है। तो यहां प्यारे दोस्तों इस सावन के 2 मीनिंग है। एक तो सावन का महीना है, सावन का महीना, और सावन के महीने में क्या होती है? वर्षा, ठीक है, जब कावड़ आती है। और दूसरा क्या अर्थ है? सावन यहाँ क्या है? व्यक्ति है, जिसके लिए मोहब्बत बरसाने की बात हो रही है। वो प्रेमी है, वो क्या है? नायक है ना, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। तो बहुत दिनों के बाद व्यक्ति मिलने आया है, उसके लिए मोहब्बत बरसाने की बात हो रही। तो इस सावन का अर्थ सावन का महीना है जिसमें वर्षा होती है, क्योंकि ये बरसाने की बात कर रहा है। तो सावन के महीने में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो एक तो सावन का अर्थ सावन का महीना, वर्षा का समय हो गया, दूसरा सावन वो व्यक्ति है जिसके लिए मोहब्बत बरसाने की बात है। तो यहाँ मोहब्बत और बरसाना ये अपने आप में किसके साथ चिपके हुए हैं?
सावन के साथ चिपके हुए। एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थ, एक क्या है, विषम संख्या है। एक क्या है, विषम संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां विषम संख्या में, जहां विषम संख्या में शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हो। इसके बाद में तीसरा, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। तो सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। तो यहां इस सुबरन के अर्थ क्या है? एक सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण। एक सुबरन का अर्थ क्या होता है? सुंदर वर्ण। दूसरा सुंदर स्त्री। और तीसरा सुबरन का अर्थ क्या होता है? सोना। तो सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर, इस सुबरन का अर्थ सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। तो सुंदर वर्ण किसको चाहिए? कवि को अपनी कविता लिखने के लिए। सुंदर स्त्री व्याभिचारी को। और सोना किसको चाहिए? चोर। तो यहां पर एक शब्द था जो तीन अलग अलग शब्दों से अलग अलग अर्थ लेके चिपक रहा था, इसलिए सलेश का अर्थ चिपकना होता है। तो ये सुबरन कह रहा है ना, सुबरन को ढूंढत फिरत। तो सुबरन को कौन ढूंढ रहा है? कवि भी ढूंढ रहा है, व्याभिचारी भी ढूंढ रहा है और चोर भी ढूंढ रहा है। इसी वजह से यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कहा गया जिस पंक्ति में कोई शब्द दूसरे शब्दों से, जिस पंक्ति में कोई शब्द दूसरे शब्दों से चिपककर भिन्न भिन्न अर्थ दे। कोई शब्द, कौन सा शब्द है जी? वो सुबरन है। वो शब्द क्या है? सुबरन है। किससे चिपक रहा है? कवि से, व्याभिचारी से और चोर से। पहली कंडीशन अप्लाई हो गई जी आपकी। जहां शब्द विषम संख्या एक बार, तो एक बार आ गया जी आपका। सुबरन कितनी बार आया है? सुबरन आया है एक बार। ठीक है। पानी कितनी बार आया था? 3 बार। 5 बार का आज तक कोई एग्जाम्पल बना नहीं। तो जहां शब्द विषम संख्या के क्रम में आवर्ती करे और अलग अर्थ दे। सलेश अलंकार में शब्द युग्म अर्थात जोड़े का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। शब्द युग्मक नहीं होगा, जोड़े का प्रयोग नहीं होगा। इसमें कहीं भी जोड़ा नहीं है, कहीं भी हाइपन नहीं आया है। 3 एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, दोनों में कॉमन चीज क्या है? यमक अलंकार, सलेश अलंकार में कॉमन चीज ये है कि शब्दों के अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है। और दोनों में अंतर क्या है? ये तो कॉमन चीज थी। अंतर ये है कि यहाँ एक शब्द अर्थ केवल वही देगा जो उसके साथ शब्द आए हैं। यहां पर सावन ने वो अर्थ दिया है, एक वर्षा, बादल, सावन का महीना, और दूसरा व्यक्ति। और वहां वो अलग अर्थ दे रहा है। वहां वो अर्थ क्या है? अब यहां आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हमने प्रयोग किया, कनक कनकते सौगुणी। कनक का अर्थ तो गेहूं भी होता है, कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। क्लियर? तो यहाँ गेहूं में तो मादकता होती नहीं है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि दोनों में कॉमन चीज है कि अलग अलग अर्थ देंगे, लेकिन यहां जो है वो उन शब्दों के साथ चिपक जाता है और उसमें शब्दों के साथ चिपकता नहीं है, उनके संदर्भों को छोड़ देता है। तो ये था जी आपका सलेश अलंकार। ठीक है। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद फिर चौथा, फोर्थ है हमारा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार कहाँ होगा? जहां किसी
कथन, प्रसंग, घटना, तथ्य को सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर कहा जाए। कहते हैं ना, इसने तथ्य में तरोड़ मरोड़ दिया, मेरे तथ्य को तरोड़ मरोड़ दिया। ठीक है जी। जैसे गरीब के पेट पर लात मत मारो। दूसरा है जी, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। दीपक बुझ गया। अब यहाँ दीपक क्या है? दिया। ठीक है, दीपक एकलौता पुत्र भी है। तो बात को सीधे सीधे ना कह कि सामान्य अर्थ लोगे आप, दीपक बुझ गया, दिया बुझ गया, वो कह ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि इनके कुल का दीपक बुझ गया। तो इनकी इकलौता जो पुत्र रहते हैं वो चल बस। गरीब के पेट पर लात मत मारो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेट है और वो गरीब भी है जिसका पेट है, और उस पर आपने लात मार दी। तो गरीब के पेट पर लात मत मारो का मतलब है उसकी रोजी रोटी, उसकी आजीविका मत छीनो। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर हैं, तो यहाँ शेर का कहने का मतलब है पराक्रमी, ताकतवर, साहसी। यहाँ दीपक का सामान्य अर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पेट पर लात मारना सामान्य अर्थ नहीं लिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ शेर क्या है? जानवर है, जंगल का राजा है, लेकिन वो अर्थ ना लेके शेर का अर्थ ताकतवर लिया। यहाँ दीपक का अर्थ दिया ना लेके इकलौता पुत्र लिया गया। यहाँ पेट पर लात मारना आजीविका लिया गया, उसकी रोजी रोटी ली गई। तो जहां किसी कथन, प्रसंग, घटना, तथ्य को सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा के कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? वक्रोक्ति। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, एक इसमें क्या है? वक्र जिसको कहते हैं टेढ़ा, और दूसरा क्या है इसमें? उक्ति जिसको कहते हैं कथन। यानी कि जो टेढ़ा कथन है उसको वक्रोक्ति कह रहे हैं। तो वक्र टेढ़ा, तो जो टेढ़ा कथन है वो क्या कहलाया? वो कहलाया वक्रोक्ति। टेढ़ा टेढ़ा कथन। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो वो क्या कहलाया? वक्रोक्ति। कौन सी संधि है इसमें? इधर से ए लिया, इधर से ऊ, तो ये क्या बन गया? औ बन गया, गुण स्वर संधि। ठीक है जी। चलो, कितने हो गए आपके? 4। पांचवा क्या है जी आपका? प्रश्ना अलंकार। पांचवा क्या है? प्रश्न अलंकार। इस अलंकार को लेंगे हम कल वाली क्लास में। तो कल आपके शब्द अलंकार कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न अलंकार, विप्सा अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है और मेरे पढ़ाने के तरीके से आप वाकिफ हो चुके हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। मेरा पढ़ाने के जो तरीके हैं, पढ़ाने की जो शैली है, पढ़ाने का जो मेथड है, टीचिंग मेथड जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, अगर उससे अब आप वाकिफ हो गए हो, क्योंकि अब आप हो गए पुराने, अब आप नए नहीं रहे, और चीजें आपको पहले से ज्यादा बेहतर समझ में आ रही है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी जी।
कोई नहीं, पीडीएफ के बिना आप लोगों का काम चलेगा नहीं, इसलिए मैं पीडीएफ जल्दी अपडेट करवा दूंगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो देखो, अगर धीरे धीरे आप उन पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, जिस ढर्रे पे आप चलते आए हो, जिस तरीके से पढ़ते आए हो, तो आप पढ़ने के बेस्ट तरीकों को अपनाओगे तो कम समय में बेहतरीन तैयारी आप कर पाओगे। पहले दोस्तों, दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, एक मैथ और एक हिंदी, जिसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन अपने पेपर में सही कर सकते हो। मैथ में सही इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मैथ अपने आप में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और उसको करने के लिए आपको वहां पेपर में टाइम भी चाहिए और उतना टाइम आपके पास नहीं होते हैं। ठीक है, तथ्य गलत लिखा गया, चलो मैं सही कर देता हूँ। ठीक है ठीक ठीक, चलो जी, वेरी गुड। तो इसीलिए मैथ में क्या करना पड़ेगा आपको, निरंतर अभ्यास। तो मैथ एक प्रैक्टिस का विषय है, प्रैक्टिस छूटेगी तो जो सीखी गई चीज है मैथ में वो भूल जाओगे। हिंदी में आपको ध्यान, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप इंप्लीमेंट करके देखोगे। अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, टॉपिक कंप्लीट हुआ, हिंदी बाय उनका यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओ या फिर कोई किताब ले लो। जैसे मेरी मार्केट में बुक है और तमाम जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस इस बुक के अंतर्गत हैं। ये व्हाइट और ब्लू है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे इस पे डिस्काउंट चल रहा है अभी 22, 23 और 24 तारीख तक, 3 दिन। ठीक है, तो क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले अपने आप में बीच बीच में कुछ ऑफर निकालते हैं, उस हिसाब से तो इस पे मेरा फोटो मिलेगा आपको। ये भी इसके अंदर विद सॉल्यूशन क्वेश्चंस हैं। देखो इतनी पतली बुक है, 3,500 प्लस क्वेश्चंस है इसमें टॉपिक वाइज, तो ऐसा कोई टॉपिक इसमें बचा नहीं है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन है और इसमें ना हो, तो मैंने अलग अलग सेक्शनों में इसको बांटा है। टोटल इसमें 8 हिंदी के अलग अलग सेक्शन हैं और उन अलग अलग सेक्शनों के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे टॉपिक हैं। तो अपने आप में टॉपिक वाइज मेरी पहली बुक है जिसमें सॉल्यूशन दिया गया है, क्वेश्चंस के आंसर के साथ उसमें क्या है, सॉल्यूशन भी है। सामान्य हिंदी की बुक है, ध्यान रखना है। और तमाम टीसीएस कंपनी, टाटा कंसल्ट सर्विस ने जितने भी ऑनलाइन एग्जाम कराए हैं वे क्वेश्चंस भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सामान्य हिंदी की एक प्रैक्टिस बुक है। जब भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो थ्योरी के रूप में तो आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां से आप कोई भी, प्यार दोस्तों मैंने 4 बार कराया, वहां पे कोई भी एक सीरीज आप ज्वाइन कीजिए टॉपिक वाइज, वहां से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका फिलहाल जो प्राइस है प्यारे दोस्तों, वैसे इस पे प्राइस है 275 रुपया जो लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम ऑफलाइन देते हैं तो 50% पे देना पड़ता है, तो इस पे प्राइस ज्यादा होता है। लेकिन जब ऑनलाइन आप लेते हो तो वो प्राइस आपका कम है। तो कुल मिला के आपको 200 रुपये से भी कम में आपके घर पर ये बुक पहुंच जाएगी। अभी 22, 23 और 24 तारीख को इस पर भारी डिस्काउंट है फ्लिपकार्ट और पब्लिकेशन की तरफ से। एस चांद पब्लिकेशन की ये मेरी बुक है। अगर आपको नीड है, आवश्यकता है, तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी कराएंगे प्यारे दोस्तों आपको 9:30 बजे वाली क्लास में। आज का टॉपिक है छंद, जो कि कैरेबिल यूट्यूब स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास होगी छंद वाले टॉपिक की। उसके बाद कल लेंगे अलंकार।